सुबह का वक्त था। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। कोहरा इतना भयानक था कि पशु पक्षी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी घने अंधेरे और कटु ठंड में लीलावती जंगल में लकड़ियां काट रही थी। हे भगवान, कितना ठंड लग रहा है और इस बूढ़ी हड्डी में इतना दम भी नहीं बचा कि मैं लकड़ियां काट पाऊं। लेकिन अगर लकड़ियां नहीं कटेंगी तो लगता है मैं मर ही जाऊंगी। लीलावती कांपते हुए लकड़ियां काट रही थी, लेकिन ठंड और बर्फ के बीच उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और जमीन फिसलन भरी हो गई थी। अचानक वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी और बर्फ में दब गई। जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। ठंडी हवाओं ने उसका शरीर और भी जकड़ लिया। उसी वक्त रघु वहाँ से गुजरता है। ये कौन है जो बर्फ में दब गया? हाँ, मुझे देखना चाहिए। रघु पास गया और बर्फ हटाता है। अरे, ये तो हमारी लीलावती है, लेकिन इतनी ठंड में यहाँ कैसे? रघु जैसे ही लीलावती को छूता है, उसका शरीर बर्फ जितना ठंडा था। रघु का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि लीलावती अब इस दुनिया में नहीं थी। नहीं, ये क्या? ये लीलावती इस दुनिया में नहीं रही। भगवान, ये कैसा अन्याय है? गरीबों पर इतनी कठोर ठंड और दुख क्यों? रघु फूट फूट कर रोता है। अब इस तरह तो नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूँ, मिट्टी के नीचे कम से कम दफन कर देता हूँ। बेटे बहू भी अंतिम संस्कार करने नहीं आएंगे, वो तो नफरत करते हैं। रघु पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगता है, लेकिन मिट्टी की जगह बर्फ ही बर्फ निकलती है। हे भगवान, ये तो मिट्टी भी नहीं निकल रही, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। पर क्या करूं? मुझे लीलावती का अंतिम संस्कार तो करना ही होगा। रघु ने घंटों बर्फ हटाई और अंततः बर्फ के नीचे ही लीलावती को दफन कर देता है। और रघु जब अपने झोपड़े पहुंचा तो देखा बर्फ की वजन झोपड़ी को गिरा चुकी है। उसकी पत्नी माधवी और मासूम 12 साल का बेटा राहुल ठंड से कांप रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम लोग झोपड़ी के बाहर, और ये हमारी झोपड़ी कैसे टूट गई? क्या बताए रघु, बर्फ इतनी तेज गिर रही थी और हमारी झोपड़ी पहले से ही कमजोर थी। ऊपर से बर्फ का इतना वजन पड़ा कि टूट गई। अब हम क्या करें? कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में? पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं क्या करूं? मुझे ये ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं क्या बताऊं? मैंने नहीं सोचा था कि एक मुसीबत से निकलूंगा तो दूसरी मुसीबत में फंस जाऊं। अभी लीलावती, जो हमारे लिए सब कुछ थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, लीलावती काकी को क्या हो सकता है? हाँ, वो लकड़ियाँ लेने जंगल में गई थी और रास्ते में दम तोड़ दिया। मैं अपने ही हाथों से उसे बर्फ के नीचे दबा कर आ रहा हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इन दिनों हमारे गांव वाले तो बहुत मरते जा रहे हैं और एक और मर गया। बसंती लाल काका वो नहीं था जो चौपाल पर दुकान खोल कर बैठे थे? अरे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। वो भी घर जा रहा था और अचानक ठंड में दम तोड़ दिया। अब हमारे पास रहने को घर भी नहीं है। मासूम बेटे को ठंड लग रही है। अब हम क्या करें? चलो ना, हम लीलावती काकी के घर में चले। वो तो इस दुनिया में नहीं रही, वहाँ कोई नहीं होगा। तब तक हम वही रहेंगे। जब कोई आ जाएगा तो फिर दूसरा इंतजाम करेंगे। फिर वो तीनों ठंड से कांपते हुए लीलावती के झोपड़ी में जाते हैं। बाहर बर्फ लगातार गिर रही होती है।
तेज सर्द हवाएं झोपड़ी की टूटी हुई दीवारों और दरारों से अंदर घुस रही होती है। ये क्या है जी? यहाँ तो और भी ठंड लग रही है। और ये झोपड़ी में कितनी सर्द हवा आ रही है। बताइए बताइए कि कैसे लीलावती काकी इसमें रहती होगी। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, गरीबों की तो ऐसे ही झोपड़ी होती है और मुझे लगता है कि ज्यादा मेहनत करनी होगी तभी हम अपने लिए अपनी खुद की झोपड़ी बना पाएंगे। हाँ, हम ज्यादा दिनों तक इस झोपड़ी में नहीं रह सकते हैं क्योंकि इनका बेटे बहू भले ही इनको छोड़कर चले गए हो, लेकिन वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो हमें हमारे रहने के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना होगा ही ना जी। पिताजी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। राहुल की आवाज में ठंड और भूख दोनों की कमजोरी साफ झलक रही होती है। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा होता है। मैंने तो खाना बनाया था, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से सारा खाना भी बर्बाद हो गया। अब क्या करें? यहाँ देखती हूँ, कुछ खाने लायक है तो बना देती हूँ। इतना कहकर माधवी लीलावती की झोपड़ी में इधर उधर देखने लगती है। उसे कहीं भी खाने लायक कुछ नजर नहीं आता है। ये क्या? इस घर में तो खाने लायक कुछ भी नहीं है। अब क्या करें? हमारे पास जो राशन था वो सब है। झोपड़ी गिरने से सारा राशन बर्फ में मिल गया और बर्फ पड़ने से सारा आटा चावल सब खराब हो गए। अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब क्या करें? रुको, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके आता हूँ। रघु झोपड़ी से बाहर निकलने लगता है। बर्फ उसके पैरों में धंस रही होती है। सर्द हवा उसके सीने में चुभ रही होती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, तभी सामने से गांव वाले आ जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे तुम अपने परिवार को लेकर लीलावती की झोपड़ी में क्यों रह रहे हो? हैं? अरे ये तो लीलावती का घर है और तेरी झोपड़ी तो टूट गई है, तो तुम लीलावती के घर में क्यों रात निकाल रहे हो? हैं? चल यहाँ से निकल जा। वो लीलावती इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई और मेरी झोपड़ी भी टूट गई। तो ठंड में मेरा बच्चा, मेरी पत्नी कहाँ रहते, इसलिए सोच रहा था 1-2 दिन इस झोपड़ी में रह लेता हूँ और फिर जाकर अपने लिए कोई दूसरा झोपड़ी बना लूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है मुखिया जी। अरे इसकी तो पहले से ही लीलावती के घर पर नजर थी, यानी कि लीलावती के जेवर गहने सब इसने चुरा लिए होंगे भैया। हाँ। मदन की बात सुनकर माहौल और गर्म हो जाता है। सर्दी से ज्यादा अब नफरत की ठंड फैलने लगती है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? अरे नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं चुराया। अरे झोपड़ी में तो कुछ है भी नहीं। अरे झूठ मत बोलो। और वैसे भी इसका बेटा भी आता ही होगा। उसने कहा था कि वो अपनी माँ को साथ ले जाएगा और यहाँ तुम लोगों ने उस बेचारी को मारकर उसके घर पर कब्जा कर लिया है, हैं? इतने में ही वहाँ केशव आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और शक भरा होता है। अरे ये क्या? मेरी माँ की झोपड़ी से तुम लोग बाहर क्यों निकल रहे हो? हाँ, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ जंगल से लकड़ियाँ लाने गई थी और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ही लोगों ने मेरी माँ को मारा होगा और मेरी माँ के जेवर भी थे, हैं? देखो देखो मुखिया जी, आपके रहते हुए आपके गांव में क्या क्या हो रहा है। इन लोगों ने मेरी माँ को भी मार दिया और मेरी माँ के जेवर भी चुरा लिए, हैं? अब मैं क्या करूं? तुम लोगों की इतनी हिम्मत है? अरे रुको, एक तो तुम लोग उसके घर में रह रहे हो और हम लोगों से बहस कर रहे हो। तुमको इसकी कीमत चुकानी होगी। मारो, सभी गांव वाले इन सबको मारो। इतना कहते ही गांव वालों की भीड़ टूट पड़ती है।
सर्द रात में इंसानियत पूरी तरह जम चुकी होती है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो? लीलावती काकी को मैंने नहीं मारा, वो खुद ही मर गई। भगवान के लिए कुछ तो रहम करो, भगवान के लिए कुछ तो रहम करो मेरे ऊपर, मैंने नहीं मारा। भगवान के लिए ऐसा मत करो, छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो। रघु चीख चीख कर चिल्लाता रहता है। उसकी आवाज बर्फीली हवा में कांप रही होती है, लेकिन गांव वालों के दिल पत्थर बन चुके होते हैं। वे किसी बेदर्द फौज की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। लाठियां बरसती है, लाख घूंसे चलते हैं। सर्द रात में रघु की कराहें दब जाती है। उसका शरीर बर्फ पर गिरता उठता रहता है। खून और बर्फ एक साथ जमने लगते हैं। गांव वाले उसे मारते मारते अधमरा कर देते हैं। और अब तूने लीलावती के घर में कदम भी रखा तो देख, इस बार ये हाल किया, अगली बार तो तू इससे भी ज्यादा मार खाएगा। और केशव, अब से ये झोपड़ी तुम्हारी है और तुम्हारी माँ को इन लोगों ने मारा है, तो अब इन लोगों को जो सजा देना है तुम दे सकते हो। मुखिया और सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। सन्नाटे में सिर्फ ठंडी हवा और रघु की टूटी हुई सांसें बचती है। ये क्या केशव, तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? ये तो मेरी चाल थी। अरे मेरी माँ ये झोपड़ी मेरे नाम नहीं कर रही थी और ऊपर से उसका सारा जेवर भी मैं ही चुरा के ले गया। और तू जानता है मैंने ये सब क्यों किया? ताकि सब तुम्हें चोर समझे। और अब तो मुखिया भी तुम्हें ही चोर समझेगा, तुम्हारे परिवार वाले को ही समझेगा ना। और मैंने जो कर्जा लिया था मुखिया जी से, अब वो तुमसे वसूलेगा। अब मैं चलता हूँ भाई। केशव हंसता हुआ वहां से चला जाता है। रुको, मैं किसी से मदद लेकर आती हूँ। इस तरह तो हम खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकते और बर्फ भी लगातार गिरती ही जा रही है। तभी रघु की आंखें बंद होने लगती है। माधवी ठंड में कांपती हुई भागती है। उसके पैरों के नीचे बर्फ खिसक रही होती है, लेकिन आंखों में बस अपने परिवार को बचाने की मजबूरी होती है। वो एक गांव वाले के घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए। मेरी झोपड़ी टूट गई है और गांव वालों ने झूठे इल्जाम में मेरे पति को बहुत मारा है। वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं और मुझे और मेरे बच्चे को भी बहुत ठंड लग रही है। अरे पागल हो गई है क्या? हैं? यहाँ से निकल जा। अरे मुखिया से पंगा कौन लेने वाला है? हैं? और मुखिया ने तुम लोगों को गांव से निकाल दिया है, भला कोई तुम्हें कुछ देने नहीं वाला। अब चली जाओ यहाँ से। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं बहुत उम्मीद करके आई हूँ। लेकिन गांव वाला बेरहमी से माधवी को धक्का दे देता है और दरवाजा बंद कर अंदर चला जाता है। माधवी कई जगह जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। ठंड बढ़ती जाती है, बर्फ गिरती रहती है। थक हार कर वो वापस उसी जगह लौट आती है जहाँ रघु पड़ा था। नहीं रघु, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो रघु। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसा कहर बरसा रहे हो हमारे ऊपर? माधवी रघु के बर्फ से जमे शरीर को हिलाती है, लेकिन तब तक रघु इस दुनिया को छोड़ चुका होता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसी समय दूर पड़ा राहुल भी ठंड से कांपते कांपते जमीन पर गिर पड़ता है। नहीं राहुल बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी। उठो बेटा, उठो। माधवी राहुल को अपने सीने से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है।
तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। बेटी, क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रही हो? अम्मा देखो ना मेरे पति इस दुनिया से चले गए हैं। गाँव वालों ने बेरहमी से मारा, जबकि उन्होंने लीलावती काकी का अंतिम संस्कार किया था। फिर भी उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। मेरा बेटा ठंड से कांप रहा है। हमारे पास ना रहने को घर है और ना ही हमारी कोई मदद करने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अपने बेटे को लेकर मेरे घर चलो। माधवी जैसे तैसे अपने पति को बर्फ के नीचे दफन करती है। फूट फूट कर रोती हुई अपने बेटे को लेकर बूढ़ी औरत के साथ उसके घर चली जाती है। देखो, मेरे घर में कोई नहीं है। तुम अपने बेटे के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। पूरे गांव में किसी ने हमारी मदद नहीं की। आप ही हैं जिन्होंने हमें एक सहारा दिया। मैं ये मदद इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि एक वक्त था जब मैं घायल अवस्था में जंगल में पड़ी थी। उसी समय तुम्हारे पति ने मेरी बहुत मदद की थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। तभी मैंने मन में सोचा था कि मौका मिला तो ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। तुम दोनों बैठो, मैं कुएं से थोड़ा पानी ले आती हूँ। नहीं अम्मा, आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मेरे रहते आप पानी लेने जाएंगी, ये ठीक नहीं है ना? माधवी घड़ा लेकर बाहर निकलती है। ठंड से उसका शरीर थर थर कांपने लगता है। जैसे तैसे कुएं से पानी भरकर लौट रही होती है, तभी सेठ आ जाता है। देखो, तुम रघु की पत्नी हो ना? हाँ, लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं रहा। उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। अब वो नहीं रहा तो पैसे कौन चुकाएगा? सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठंड इतनी है, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? ऐसा जुल्म मत कीजिए। अगर पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। वैसे भी तुम जवान और खूबसूरत हो। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मैं एक माँ हूँ, मेरा मासूम बेटा है, वो ठंड से कांप रहा है। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो अगली बार मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। सेठ चला जाता है और माधवी डरते कांपते झोपड़ी में लौटती है। तभी वो देखती है बूढ़ी औरत राहुल को कुछ औषधि पिला रही है। अम्मा, मेरे बेटे को क्या दे रही हो? कुछ जड़ी बूटी है, इससे इसकी सारी ठंड भाग जाएगी। अम्मा, मैं कुएं से पानी लेकर आ गई हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना है? तभी अचानक राहुल का शरीर नीला पड़ने लगता है। ये क्या हो गया? बेटा राहुल, कुछ बोलो। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? बताओ। मैं तुम्हारे बेटे को मारना चाहती हूँ। इस ठंड से मेरा परिवार भी मरा है, इसीलिए मैं सबको मारूंगी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो। अब ये नहीं बचेगा। मैंने ऐसी औषधि पिलाई है कि कोई इसे बचा ही नहीं सकता। बूढ़ी औरत हंसने लगती है और माधवी अपने बेटे को लेकर झोपड़ी से बाहर भाग जाती है। अब सिर्फ सेठ ही मेरे बेटे को बचा सकता है और कोई रास्ता नहीं बचा है। माधवी अपने बेटे राहुल को गोद में उठाकर सेठ के पास जाती है। अरे, तुम तो आज ही आ गई। मैंने तो तुम्हें 2 दिन का वक्त दिया था। सेठ जी, बूढ़ी औरत ने मेरे बेटे को जहर पिला दिया है। आप इसे ठीक कर दीजिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो कहोगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। सेठ राहुल को अपने घर ले जाता है और उसका इलाज करने लगता है। सेठ जी,
मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं भी वैद्य हूँ। अच्छे अच्छे रोग मैं ही ठीक कर चुका हूँ। तुम्हारे बेटे को तो मैं चुटकियों में ठीक कर दूंगा। हाँ। सेठ कुछ औषधियाँ देता है और थोड़ी ही देर में राहुल की हालत सुधरने लगती है। कुछ समय बाद राहुल पूरी तरह से होश में आ जाता है। माँ, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा, बस एक बुरा सपना था। अब तुम ठीक हो। माँ, ये कौन सा घर है? यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। सोच लो माधवी, मैंने जो कहा था, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारे बेटे को भी कभी ठंड नहीं लगेगी। बाहर देखो कितनी सर्दी है। इस गांव में सब मेरे दुश्मन बन गए। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए और जिसने सहारा दिया उसने भी मेरे बेटे को मारना चाहा। मुझे आप पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि आपने मेरे बेटे की जान बचाई है और मेरे ऊपर आपका कर्ज भी है। इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओहो, ठीक है तो चलो। सेठ माधवी को लेकर मंदिर जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। ये बच्ची किसकी है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये मेरी बेटी है। मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। मैं इसे एक माँ देना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम पर दबाव डाल रहा था, लेकिन मेरा मकसद यही था कि मेरी बेटी को एक अच्छी माँ मिले। मुझे पता चला कि गांव वालों ने तुम्हारे पति को झूठे इल्जाम में मार दिया और तुम्हारे पास रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं था। मुझे यकीन था कि तुम मेरी बेटी को माँ का सच्चा प्यार दोगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। आप तो हमारी भलाई चाहते थे। मैं इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह रखूंगी और अपने बेटे जितना ही प्यार दूंगी।